नमस्कार साथियों, सिलेक्शन इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं क्रांतिकारी गोविंद आपके समक्ष हाजिर होता हूं कुछ महत्वपूर्ण क्लास के साथ। जो आज की क्लास है उससे आने वाले जो टॉपिक हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम में देखे जाते हैं, जैसा कि सेरीकल्चर क्या होता है, सिल्वीकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, फ्लोरीकल्चर क्या होता है, आर्बरी कल्चर क्या होता है, पोमोलॉजी क्या होता है। तो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, जिनको आज हम बारीकी से डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, ये आपको फूलों की खेती दिखाई दे रही है। इसमें और भी कई चीज़ें हैं, जैसे ये आपको रेशम का कीट दिखाई दे रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर है या सिल्वीकल्चर है। यहाँ आप क्या देख रहे हो, यहाँ आप देखो फूलों की खेती भी देख रहे हो, यहाँ आप फलों की खेती भी देख रहे हो, ठीक है ना। उसके साथ साथ आप सब्जियों की खेती भी देख रहे हो। इसे क्या बोलते हैं, इसे भी देखेंगे। देखो ये भी कुछ इशारा दे रहा है आपको। ये क्या इशारा दे रहा है, ये इशारा दे रहा है कि भाई एक ही जगह हमने आपको पुष्प भी दिखाया, फल भी दिखाया। देखो एक ही जगह हमने आपको, देखो ये यहाँ फल दिखाया, या टमाटर मीन सब्जी दिखाया। तो ये मिक्स खेती को क्या बोलते हैं, ये जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। चलते हैं इसके शानदार टॉपिक के साथ। देखो ये मेवे वगैरह, सब्जी वगैरह, इसकी खेती को क्या बोलते हैं ये देखते हैं। और उसके साथ साथ जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये मधुमक्खी है, तो इस मधुमक्खी पालन को भी हम क्या बोलते हैं, ये हमारे एग्जाम में बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इनको बारीकी से हम जानने की कोशिश करेंगे। खासकर अगर मैं आपको बताऊं तो ये लेखपाल जैसे एग्जाम के लिए तो एक टॉपिक ही है, जिसे आप जानते हो ग्रामीण परिवेश। ग्रामीण परिवेश में कृषि के मुद्दे पर यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे फ्लोरीकल्चर, तो फ्लोरीकल्चर का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर, मीन्स पुष्पोत्पादन। पुष्पादन मीन्स पुष्पों का क्या करना भाई, उत्पादन करना। उसके साथ साथ फूलों की खेती को उद्योग के तौर पर, मीन्स उद्यानिक शाखा के अंतर्गत, यहाँ पे आप कह सकते हो पार्क टाइप भी कह सकते हो, जिसे इंडस्ट्रियल तौर पर लिया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो सुंदर फूल होते हैं उनकी खेती करते हैं। और उसके साथ साथ जो सजावटी कुछ पौधे होते हैं, जैसे आप देखते होंगे गेस्ट हाउस वगैरह में कुछ पौधों से सजावट की जाती है फूलों के साथ साथ। तो वो टोटली जो अध्ययन किया जाता है, जो उत्पादन किया जाता है, वो फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो पादप होते हैं उनका प्रजनन होता है, नई किस्मों की फूलों की खेती का विकास होता है, नई किस्मों की पेड़ जो होते हैं, डेकोरेटेड जो ट्री होती हैं, उनकी खेती का विकास होता है। और इसमें समय जो निर्धारित किया गया है, पैदावार का समय अलग होता है और इसके व्यवसाय का समय अलग होता है। जैसे कि मैं पुष्पों की पैदावार की बात करूं तो सितंबर से मार्च का महीना इसके लिए फेवरेबल होता है, अनुकूल होता है। और वहीं मैं व्यवसाय की बात करूं तो अक्टूबर से फरवरी का जो महीना होता है वो इसके लिए अनुकूल होता है। तो आप याद रखना इस टॉपिक को। उसके साथ ही नेक्स्ट एपीकल्चर। पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, एपीकल्चर कृषि उद्योग के अंतर्गत आता है, ऐसा नहीं है। ये इंडस्ट्री जो है ये भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है। और इसमें जो मधुमक्खी होती है उनका पालन किया जाता है। मधु मीन्स शहद और मक्खी, परागण मीन्स पॉलिनेशन। बहुत सारी फसलें, बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जो मतलब सेम जेंडर होने की वजह से उनका परागण नहीं हो पाता, जैसे सरसों का पेड़, सूरजमुखी, ये ऐसे हैं जिनके लिए मधुमक्खी की आवश्यकता होती है। इसीलिए इनका खेती करना, इनका उत्पादन करना बेहद जरूरी है, इनका पालन करना बेहद जरूरी है। आपसे पूछे ये क्या करते हैं, तो यहाँ जो फूलों के रस होते हैं उससे ये शहद बनाते हैं। और शहद आपको पता ही हमारे स्वास्थ्य के लिए और अन्य चीज़ों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। शहद से मोम का उत्पादन किया जाता है, जेली बनाई जाती है। और इसके अंतर्गत परागण की प्रक्रिया भी होती है मधुमक्खियों से। जैसे फल, सब्जी और अनाज जो होते हैं, ये माना जाता है कि इनके परागण से लगभग 1.25 से 1.5 गुना वृद्धि इनके उत्पादन में देखी जाती है। वहीं मैं बीमारियों की बात करूं तो तपेदिक, अस्थमा, रक्तचाप, कब्जियत, खून की कमी, ये बीमारियों को शहद क्या करता है, दूर करता है। और इस शहद से और भी दवाएं बनाई जाती हैं, जैसे कैंसर की दवा, गठिया की दवा, इस तरह की मेडिसिन भी इस शहद से क्या की जाती है। तो यह तो आप याद रखना, एपी मीन्स मधुमक्खी, मतलब मधुमक्खी कल्चर, मधुमक्खी का पालन करना। उसके साथ नेक्स्ट है बर्मिंग कल्चर और अलेरी कल्चर। बर्मिंग कल्चर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ बर्मिंग कंपोस्ट, जो केंचुआ होता है उससे खाद बनाया जाता है। जो खरपतवार होता है, कूड़ा करकट वगैरह होता है, उसके माध्यम से, गोबर वगैरह होता है, उसके माध्यम से केंचुए तैयार किए जाते हैं और उन केंचुओं को उसमें डाल करके खाद बनाया जाता है। कह सकते हो कि ये जो खाद होता है ये जैविक कृषि के लिए, पर्यावरण के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। आपसे पूछ लेगा
इससे इस जिसे मिट्टी में डाला जाता है तो सामान्य मिट्टी की अपेक्षा अन्य मिट्टी में क्या इंपोर्टेंट होता है, तो ये इंपोर्टेंट होता है कि नाइट्रोजन की मात्रा सामान्य मिट्टी की अपेक्षा 7 गुना बढ़ जाती है। वहीं फॉस्फेट की मात्रा की बात करूं, ये भी 7 गुना उससे अधिक होती है सामान्य मिट्टी से। और वहीं मैं पोटास की आवश्यकता करूं तो ये 2 गुना अधिक हो जाती है, और मैग्नीशियम कैल्शियम भी 2 गुना अधिक सामान्य मिट्टी की अपेक्षा होती है। वहीं अगर हम इसके लाभ की बात करें तो देखो, मिट्टी भुरभुरी सी हो जाती है जैविक खाद से और कंपोस्ट खाद से, और उपजाऊ हो जाती है, उसकी जो उर्वरता है वो बढ़ जाती है। वहीं जैविक क्रिया निरंतर उसमें बरकरार मिट्टी में बनी रहती है, बैक्टीरिया जीवांश वगैरह उसमें बने रहते हैं, जिससे कि मिट्टी सक्रिय और एक्टिव मोशन में होती है। प्रचुर पोषक तत्व पाए जाते हैं उसके अंतर्गत। साथ साथ ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित होता है, क्योंकि बहुत सारा कूड़ा करकट और मलबे वगैरह को ये केंचुए क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और ये इसके अंतर्गत टिकाऊ खेती होती है। साथ साथ जो बंजर भूमि होती है उसमें कमी देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें रासायनिक खादों का उपयोग नहीं होता है, इसीलिए जो बंजर भूमि की जो अनुपात है वो कम होता चला जाता है। और साथ साथ इसकी जो जल धारण करने की क्षमता होती है, जल संरक्षण की क्षमता होती है, वो अधिक होती है इस मिट्टी की। वहीं मैं ऑलरी कल्चर की बात करूं तो ये ऑलरी कल्चर वो होती है जहां जमीन पर फैलने वाली जो सब्जियां होती हैं वो की जाती है। जमीन पर फैलने वाली विभिन्न प्रकार की कृषि प्रथा, मतलब सब्जियां, यहाँ सब्जी लिखा नहीं है, ध्यान रखना, प्रकार की सब्जियों की खेती होती है ऑलरी कल्चर के अंतर्गत। और ये प्रथा आपसे पूछे कब से चली आ रही है, तो ये प्रथा दोस्तों लगभग 10,000 साल से चली आ रही है। वहीं हम अगर बात करें आपसे सेरीकल्चर की, और वहीं बात करें आपसे विटीकल्चर की, तो सेरीकल्चर को बोलते हैं रेशम पालन या सहतूत कृषि। सहतूत पर एक कीट होता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था, वो सहतूत पर जो कीट होता है, देखो ये कीट होता है, दिख रहा है आपको। तो ये क्या करता है, ये रेशम का उत्पादन करता है। देखो इस तरीके से ये आपको दिख रहा होगा, ये कीट, और देखो ये रेशम के बंडल बना रहा है धीरे धीरे, और इन्हीं को फिर उद्योगों में ले जाते हैं, उससे रेशम तैयार किया जाता है। और जब हम बनारस की बात करते हैं तो बनारस में जो रेशमी साड़ी हैं वो इसी से क्या की जाती हैं, तैयार की जाती हैं। ध्यान रखना आप इस चीज़ का। तो इस उद्योग की अगर मैं बात करूं, इस कल्चर की मैं बात करूं तो व्यापारिक स्तर पर, सेरीकल्चर की मैं बात करूं तो रेशम पालन व सहतूत की कृषि होती है। यहाँ पे कच्चा रेशम तैयार किया जाता है और रेशम उत्पादन जीवों का भी क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। जैसे मैंने अभी कीट आपको दिखाए थे। कृषि पर आधारित ये कुटीर उद्योग है, ध्यान रखना, कृषि पर टोटली डिपेंड है। और बनारसी साड़ी की बुवाई दुनिया में सबसे फेमस, बनारसी साड़ी की बनारस में बात करें तो ये इसी से बनती है। यहीं पे इसी का समतुल्य एक है मोरीकल्चर। इसमें क्या होता है, जो रेशम कीट होते हैं वो व्यापारिक स्तर पर पाले जाते हैं। मीन्स सहतूत की कृषि जो है इसमें व्यापारिक स्तर पर की जाती है रेशम कीटों के लिए, तो ये आप ध्यान रखोगे। उसके साथ साथ विटीकल्चर को पढ़े तो इसे द्रक्षा क्षेत्र कृषि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, व्यापारिक स्तर पर अंगूर की खेती की जाती है, और उसमें केवल खेती नहीं की जाती, इसमें अंगूर के उत्पादन की स्टडी की जाती है, बुआई की स्टडी की जाती है, पोषण कैसे रखा जाए अंगूर का उसकी स्टडी की जाती है, देखरेख कैसे की जाए, फल को किस समय तोड़ा जाए ये समय निर्धारित किया जाता है, कटाई कब होगी ये भी समय निर्धारित किया जाता है। अगर आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाला जो वाइन बनती है वो किससे बनती है, तो ध्यान रखना अंगूर से ही बनती है हाला वाइन। इसके साथ ही सिल्वीकल्चर, ये वनों के संवर्धन और संरक्षण से संबंधित है। कह सकते हो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई स्टडी ऑफ वन और लकड़ी, तो आप बताओगे इसे सिल्वोलॉजी कहते हैं। अगर मैं सिल्वीकल्चर की बात करूं तो इसमें वनों के साथ साथ वनीकरण किया जाता है, उनकी गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाता है, वनों की संरचना पर ध्यान दिया जाता है, वनों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाता है, साथ साथ वनों का ग्रोथ हो रहा या नहीं हो रहा इस पर भी ध्यान दिया जाता है। और यहाँ पे जल संसाधन कैसे हैं वन्य क्षेत्र में, आप इसे एक प्रकार से जंगल विज्ञान भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, जंगल विज्ञान या वानिकी कह सकते हो। और आप इसके महत्व को तो जानते ही हो। बड़े पैमाने पर लकड़ी मीन्स फर्नीचर उद्योग में लकड़ी का, टिम्बर उद्योग में इसका यूज होता है, और बहुत ज़्यादा पैमाने पर कागज भी इनके माध्यम से बनता है। वही मैं हॉर्टिकल्चर की बात करूँ तो हॉर्टिकल्चर में 3 शाखाएं हैं, एक फ्लोरिकल्चर, ओलरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर। तो ये 3 शाखाएं हॉर्टिकल्चर की हैं, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में बागवानी भी मिलती है और फलों का भी स्टडी मिलती है। मीन्स इनका अध्ययन किया जाता है, इनकी खेती कैसे की जाती है वो अध्ययन किया जाता है। तो इसमें फल भी हैं, सब्जी भी है, पेड़ भी हैं, सुगंधित मसाले भी हैं, फूल भी हैं, और पादपों की प्रजातियों को किस तरीके से उगाया जाता है वो सब इसमें बताया जाता है। इसी का एक समतुल्य पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में क्या होता है, फलों का अध्ययन होता है, लेकिन जो मेवे की खेती को बोलते हैं पोमोलॉजी, आप ध्यान रखना, जो मेवा होते हैं उनकी खेती को पोमोलॉजी क्या किया जाता है, बोला जाता है।
उसी के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई एक होता है आर्बरी कल्चर। क्या होता है? आर्बरी कल्चर। तो इसमें क्या होता है, विशेष प्रकार की जो वृक्ष और झाड़ियां होती हैं, आर्बरी कल्चर। आपसे क्या पूछ सकता है? आर्बरी कल्चर। तो आर्बरी कल्चर में विशेष प्रकार की झाड़ियां और पेड़ का अध्ययन किया जाता है और संवर्धन किया जाता है। ध्यान रखना, इसे बोलते हैं आर्बरी कल्चर। आर्बरी कल्चर क्या बोलते हैं इसे आर्बरी कल्चर कहते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें विशेष प्रकार की झाड़ियां, इन झाड़ियों की कृषि भी की जाएगी और इन झाड़ियों पेड़ प्रकार से मतलब झाड़ी प्रकार के ही पेड़ होंगे, उनकी कृषि, संरक्षण और संवर्धन के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद दोस्तों। क्लास अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार।